हाय नमस्कार, मैं चरणप्रीत चैनोलॉजी पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं ज़रना शाह। वो हमें डाइट के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली है। हमारी जो डाइट की मिथ है, फास्टिंग और बहुत सारी चीज़ें जो हमें खानी चाहिए या फिर नहीं खानी चाहिए उसके बारे में हमें जानकारी देगी। आई होप एंड आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा और आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाय ज़रना मैम, दिस इज़ चरणप्रीत और वेलकम टू चैनोलॉजी पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आने के लिए हाँ किया और हमारे दर्शकों को आप जो नॉलेज देंगी उनके बहुत काम आएगी। वेलकम टू द शो। Thank you so much for having me over. सो मैम, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि डाइटिशियन कौन होता है और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। Okay. So मैं अब ये बताऊँ कि पॉपुलर ओपिनियन क्या है डाइटिशियन का। लोगों को लगता है डाइटिशियन मतलब अगर आपको वजन कम करना है तब डाइटिशियन के पास जाओ। दैट इज अ पॉपुलर ओपिनियन अबाउट डाइटिशियन। या फिर अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो वहाँ पे जो आपका खाना पीना चेक करने आते हैं वो है डाइटिशियन। लेकिन एक्चुअली डाइटिशियन आर पैरेलल टू डॉक्टर्स। जैसे डॉक्टर्स आपकी हर एक बीमारी के लिए आपको सही दवाई देते हैं, वैसे डाइटिशियन आपकी हर एक जो भी आपकी तकलीफ है हेल्थ वाइज, हर एक चीज का एक अलग डाइट होता है। क्या खाना है, क्या कैसे खाना है, कितने बजे खाना है, कितना खाना है, उसके बारे में। सो डाइटिशियन बेसिकली मीन्स गिविंग यू डाइट सॉल्यूशंस फॉर योर हेल्थ इश्यूज। अच्छा, लेकिन पहले क्या होता था कि हम इतना सोचते नहीं थे डाइटिशियन के बारे में, या फिर हम सोचते थे कि खुद ही कर लेंगे या कुछ। अभी आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर, हमें बहुत ज़रूरत पड़ रही है और लोग अवेयर हो रहे हैं कि हमें डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। या फिर जो जो ओवरवेट है या जो जिस तरीके ओवरवेट वाले को ही ज़रूरत डाइटिशियन की पड़ती है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, हम सबको पड़ सकती है या पड़ती है। तो आपको क्यों लगता है कि अभी ज़्यादा डिमांड हो गई है कि डाइटिशियन की तरफ हम देखते हैं और हम नॉलेज लेना चाहते हैं कि हम डाइटिशियन से कंसल्ट करें या मिलें? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे साइंस एडवांस होगा आपकी उतनी ही आपकी जो सोच है वो ब्रॉडन होती है, राइट? हर एक चीज का एक एडवांसमेंट होता है। वैसे ही साइंस की फील्ड में भी एडवांसमेंट होता है, ब्रांचेस खुलती है ज्यादा। और राइट, एक तो मैं देख रही हूँ कि जितनी एफ्लुएंस बढ़ती है, जितना आप सक्सेसफुल होते हो, जितना आप एडवांस होते हो, लाइक प्रोग्रेस होते हो, उतनी ही आपकी स्ट्रेस बढ़ती है, उतनी आपके पीछे भी स्ट्रेस के पीछे पीछे बीमारियां आती है। और लोगों को अभी समझ में आ गया है कि बहुत सारी ये तकलीफें खाने पीने से रिलेटेड है। और इसीलिए आजकल लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ज्यादा सोच रहे हैं। स्पेशली अगर आप देखोगे तो कोविड के बाद जो कोविड का पूरा दौर आया, जो 2 साल का, उसमें लोगों ने देखा कि खाने पीने से कितना फर्क पड़ रहा है उनकी इम्यूनिटी लेवल्स पे, उनकी रिकवरी पे। और कोविड होने के 1 साल बाद तक उसके इफेक्ट्स रहे थे काफी लोगों को। तो इससे भी काफी ज्यादा लोगों को ये अवेयरनेस हुई है, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हैं इसको, कि हाँ, खाना पीना दवाई से आगे आता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। सो दैट इज द रीजन नाउ पीपल आर मोर अवेयर अबाउट इट। तो हेल्दी की डेफिनेशन क्या है, हेल्दी इंसान की डेफिनेशन क्या है और हेल्दी फूड क्या होता है? ओके, पहले हम हेल्दी अगर बात करें तो हेल्दी हैज नथिंग टू डू विद वेट। ज्यादा करके लोगों का यही मानना होता है कि ये इंसान लीन है, ये इंसान पतला है, वो हेल्दी है, ये इंसान मोटा है, वो अनहेल्दी है। तो पहले तो हेल्दी की डेफिनेशन वेट से कोई लेना देना नहीं। ओके, एक चीज वो है। दूसरी चीज ये है कि हेल्थ मेन 2 चीजों में आपकी निर्भर करती है। एक है आपका मेंटल हेल्थ और दूसरा है फिजिकल हेल्थ। जब आपका फिजिकल सेल्फ और मेंटल सेल्फ तालमेल ठीक है, यू आर इन द बेस्ट हेल्थ एट दैट टाइम। हाँ, आप बोलोगे मेरे सारे ब्लड पैरामीटर्स नॉर्मल है, माय ब्लड वर्क्स आर नॉर्मल, फिर भी मुझे क्यों इतना ना महसूस नहीं होता? क्योंकि कहीं पे आपकी मेंटल हेल्थ इज नॉट एट पार विद योर फिजिकल हेल्थ। सो हेल्दी
आज के जमाने में मैं बोलूंगी हेल्दी इज अ कंप्लीट मैरिज बिटवीन योर मेंटल वेलबींग एंड योर फिजिकल वेलबींग। बिल्कुल। और अगर हम हेल्दी डाइट की बात करें तो हेल्दी डाइट क्या है कि ज़्यादा मतलब कोई ज़्यादा खर्चा भी ना हो, और मतलब किसी भी एक नॉर्मल इंसान को भी अगर हेल्दी खाना है और जैसे चावल दाल ये सारी चीज़ों को ही अगर हम लेके चलें, है ना, तो उसमें वो क्या पोषक तत्वों को अगर हम लेके चले तो वो क्या होगी हेल्दी डाइट? सी अगेन लोगों को लगता है एक्सोटिक चीजें खाएंगे, इम्पोर्टेड चीजें खाएंगे तो वो हेल्दी है, बिल्कुल। वो हेल्दी खाना है। ये एकदम गलत है। इनफैक्ट जो आपके देश में उगती है जो चीजें, जो आपको रेडीली मिलती है बाजार में, जो सीजनल चीजें होती है, जो लोकल चीजें होती है, एंड दे आर ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव, इनफैक्ट दे आर हेल्दी। सो डाइट्स या फिर खाने पीने में ज्यादा खर्चा जरूरत ही नहीं आपको करने की। आप रेगुलर आपका जो भी ग्रोसरी घर में आती है, बस इनफैक्ट इन लास्ट 2 डेकेड्स में इतना प्रोसेस्ड फूड आ गया है मार्केट में जो एक्चुअली लोकल नहीं है, जो पैकेज्ड फूड्स आया है, जो रेडी टू ईट फूड आ गया है मार्केट में। इनफैक्ट that is making life more complicated and more unhealthy and also very costly. तो हमारी एक जो हेल्दी डाइट है उसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब फैट कितना, प्रोटीन कितना, फाइबर कितना, मिनरल्स, विटामिन, तो वो एक बैलेंस डाइट अगर हम बोलें तो वो क्या होती है? एक इंसान मतलब उसका अगर ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं है और ज़्यादा जैसे आजकल लोग ऑफिस जाते हैं घर आते हैं, तो उसके लिए एक हेल्दी डाइट लेना क्या होगा, मतलब मॉर्निंग से अगर रात की हम बात करें तो? मैं एकदम ही ब्रॉड बेसिस बता रही हूँ बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे ही नॉर्मल इंसान की बात करूँ, कोई मेल की बात करूँ, तो फिर ज़्यादा करके अगर आपको वेट को चेंज नहीं करना है, आपको मेंटेन करना है आपकी हेल्थ को, सो यू हैव टू फोकस, मेक श्योर कि आपके खाने में एटलीस्ट 50% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो, और उसमें भी 70% आउट ऑफ दैट 60% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 70% शुड बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो बहुत धीरे धीरे शुगर में कन्वर्ट हो, जैसे ब्राउन राइस, रेड राइस। not again, this is again a myth about brown rice, red rice. Even your regular white rice is a complex carbohydrate. Okay. You should know the quantity and the quality and the timing of taking it. That is very important. मैं आपको एक बात बताऊंगी, nothing is healthy unless taken in the right quantity. बिल्कुल। जैसे आप बोलोगे फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी, लेकिन अगर आप दिन के 6-7 फ्रूट्स खाओगे इट बिकम्स वेरी वेरी एक्सट्रीमली अनहेल्दी। सो देयर इज नथिंग लाइक अनहेल्दी और हेल्दी व्हेन इट कम्स टू फूड. व्हाट मैटर्स इज द क्वांटिटी. ओके, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यू हैव ऑल योर, जैसे हम लोग रेगुलर खाना इतने सालों से खाते आ रहे हैं, रोटी, हमारी सब्जी, हमारे चावल, दाल, जो हम लोग पल्सेस खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, जो अलग अलग तरह की ग्रेन्स हमारे वहाँ उगते हैं इंडिया में, जैसे राजगिरा है, नाचनी है, जवार है, बाजरा है, गेहूं है, चावल है, बस दीज ऑल आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. लेकिन हम खाते क्या है? हम खाते हैं ब्रेड, हम खाते हैं पाव, हम बिस्किट का पैकेट खोल लेते हैं, हम चिप्स का पैकेट खोल लेते हैं, हम मैगी खा लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि यार मैं तो इतना नहीं खाता हूँ तला हुआ, मैं इतना नहीं खाता हूँ मीठा, तो मेरा क्यों नहीं हेल्थ ठीक हो रही है? लेकिन आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं खा रहे हो, आप सारे के सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो. इसके सेकंड एंगल टू दिस इज प्रोटीन. ज्यादा करके लोगों को डर रहता है कि एक्सेस प्रोटीन खाने से क्या प्रॉब्लम हो, लेकिन एक्चुअली देखा जाए, अगर हम रिसर्चेस देखें तो इंडियंस सबसे कम प्रोटीन खाते हैं. नॉट बिकॉज वी आर वेजिटेरियंस, वो तो एक है ही, चलो एक चीज है, लेकिन वेजिटेरियन प्रोटीन में भी हम लोग बहुत कम मात्रा में प्रोटीन खाते हैं. हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1 कटोरी दाल दिन में लेते हैं, जबकि हमारी बॉडी को 3 से 4 कटोरी दाल की जरूरत है. हमारी बॉडी को 2 से 3 कटोरी पल्सेस की जरूरत है. हमारी बॉडी को दही, दूध, पनीर की जरूरत है. इवन सोया इज ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन, जो काफी ज्यादा हद तक कंट्रोवर्सी में रहा है. So when I talk about healthy diet or a diet to maintain your health, you have to equally look at the protein quality,
protein quantity, complex carbohydrates, and then talk about the fat. वरना हम जा जाके वही घी खाओ, ये तेल मत खाओ, वो तेल मत खाओ. आप पहले आपका कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को ठीक करो, उसके बाद बारी आती है फैट्स की. और फैट्स में फिर आप नट्स खाओ, आप सीड्स लो, आप कोल्ड प्रेस ऑयल लो. हाँ, अगर आप रिफाइंड ऑयल का बहुत यूज कर रहे हो, सनफ्लावर सैफ्लावर ऑयल्स का बहुत यूज कर रहे हो, कर्डी ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आप कम कीजिए, बिकॉज दे आर इन्फ्लेमेटरी. गो विथ कोल्ड प्रेस ऑयल. कोल्ड प्रेस ऑयल का मतलब ये होता है जो कच्ची घानी का तेल होता है, जहाँ पे हीट यूज नहीं होती है, ताकि वो ऑयल का नेचर चेंज ना हो, तो उसमें फैटी एसिड्स बरकरार रहते हैं. तो एनी कोल्ड प्रेस ऑयल इज गुड. तो जरूरी नहीं घी खाना है, जरूरी नहीं ऑलिव ऑयल खाना है. अगेन, olive oil is not something very great oil, and groundnut oil is very bad. No, it's not देसी that. घी भी बहुत, Desi ghee is as good as olive oil. Coconut oil is as good as olive oil. So it's nothing like that. और क्यों इंडिया में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के मतलब मरीज हैं, और ये क्यों बढ़ता जा रहा है? इसको मतलब मैंने कहीं सुना था कि डायबिटीज़ जो है वो हेरिडिटरी नहीं है. ये हमारे लोगों का जो कल्चर है कि एक घर में अगर एक खाना बन रहा है तो सब लोग वही खाना खा रहे हैं, तो इस वजह से शायद वो कार्ब्स ज़्यादा ले रहे हैं, और वो हम चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं इंडिया में, तो शायद ये कारण है डायबिटीज़ होने का इंडिया में बहुत ज़्यादा. या फिर क्या, या फिर मीठा हम बहुत ज़्यादा खाते हैं इंडिया के लोग, क्या आपको लगता है? अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ तो करीब 50 साल पहले डायबिटीज हमें सुना ही नहीं था. ओके, हमें बहुत कम आइडिया था डायबिटीज का, और बहुत कम डायबिटिक्स थे इंडिया में. ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जेनेटिक्स में डायबिटीज नहीं है. इनफैक्ट इंडियन रेस जो है, दे आर मोर प्रोन टू फास्ट गेनिंग ऑन ट्रंकल फैट. मतलब जो हमारे पेट के हिस्से का जो चर्बी है, वो बहुत जल्दी गेन हो जाता है. विसरल फैट जिसको कहते हैं. Visceral fat is basically fat around your arteries and your organs. Okay. Truncal fat means the superficial fat which is laid on your stomach area. Belly fat. Belly fat. Okay. So उस वक्त जो हम खाना खाते थे, वहाँ पे ना ही नूडल्स थे, ना ही बर्गर्स था, ना ही पिज्जा था, ना ही सैंडविचेस था. ओके, बिकॉज हमारी खाने का पूरा कल्चर चेंज हुआ इन लास्ट 20 साल 30 सालों में. आजकल की बर्थडे पार्टीज में भी बर्गर और पास्ता की बर्थडे पार्टीज नहीं होती. फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है. फिजिकल एक्टिविटी भी कम हुई, सिटी लाइफ में ज्यादा लोगों को व्हीकल्स का मिल गया. तो बेसिकली इंडिया में पहले से डायबिटिक्स होने का था हमारे जेनेटिक्स में, लेकिन हम होते नहीं थे बिकॉज हमारा खाना पीना बहुत सही था. हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, क्रॉप्स बहुत अच्छे थे उस वक्त, हाइब्रिड नहीं था. लेकिन अभी यही जेनेटिक्स को आपने जब खाने पीने में पूरा का पूरा चेंज कर दिया, इसीलिए अभी डायबिटिक्स उभर के आने लगा, दिखने लगा. सो you can't change your race, you can't change what you are, but you can change your lifestyle, you can change your choices. So that is the answer today. जो डायबिटिक्स 50 साल पहले हमें पता नहीं था क्या है, आज हमारा देश सेकंड नंबर पे है डायबिटिक्स में. So you can imagine हम कहाँ से कहाँ आ गए. तो पीसीओडी की अगर हम बात करें उसके बारे में, मतलब वो डाइट कितनी उसके लिए जिम्मेदार है, और हमारा लाइफस्टाइल कितना जिम्मेदार है, और फैटी लिवर या कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, ये सब में डाइट का कितना रोल है? I would put it first of all, I'll categorize PCOS is different. Okay. And when it comes to dyslipidemia, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की शिकायत है, लिवर की शिकायत, वो अलग चीज है, दोनों बहुत अलग चीजें हैं. तो मैं PCOS की बात पहले करना चाहूंगी, एंड ये मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि PCOS भी is a new age disease, modern disease, पहले नहीं थी. Okay? ये क्यों आई? Because एक चीज होती है यिन एंड यांग, दो एनर्जीज होती है हर एक इंसान में, जो मेल हो या फीमेल हो. आपका यिन एंड यांग जब बैलेंस में नहीं है, तो आपका अंदर का हार्मोनल बैलेंस नहीं रहता. इट इज सिंपल, इट इज नॉट टू डू विथ योर फूड कंप्लीटली. लेट मी करेक्ट यू, इट इज टू डू विथ योर थिंकिंग. जब लेडीज पे ये प्रेशर आने लगा कि आप भी परफॉर्म करो, यू आर ऑल्सो इक्वल टू मेल्स, दे टुक इट इन अ रॉन्ग वे.
Many of us, including me, all right. we want to become the breadwinners. Hmm. We want to earn. But हमारे जो हमारा बेसिक फीमेल्स का जो नेचर ने दिया हुआ है हमें, इज कि हमें बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों को हमें बड़ा करना है, राइट? हमें घर संभालना है. नाउ हम लोग को जब मल्टीटास्कर्स का एक टैग दिया गया, दैट रूइंड इट. यू नो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका फेमिनिज्म, आप उसको लेकर प्रोग्रेस हो. डोंट ट्राई एंड बिकम अ मेल, यू नो, इन योर हेड. इक्वालिटी के चक्कर में ये चीजें यस खराब होती जा रही हैं. यस. आप देखोगे पीसीओएस ज्यादा करके 2 टियर 3 टियर सिटीज में इतना नहीं है जितना मेट्रोज में है. मेट्रोज में सही बात है. एंड नाउ कमिंग टू योर अदर मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस, जैसे लिवर है या हार्ट है, दीज आर मेजरली ड्यू टू इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेटरी फूड, जो मैंने अभी कहा आपको, जो इन्फ्लेमेटरी फूड हम खा रहे हैं, एक वो. सेकंड इन्फ्लेमेशन का मेन रीजन इज योर स्ट्रेस. जितना हमारे काम का प्रेशर, हमारे फैमिली प्रेशर्स, सोशल प्रेशर्स बढ़ने लगे, you know, performance pressures to show, you know, I have reached you, I have progressed in life. Because of this, lots of inflammatory products starts building up in your system, which उसको निकालने के लिए बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है. दैट्स व्हाई कोलेस्ट्रॉल कम्स टू रेस्क्यू. एक्चुअली हाई कोलेस्ट्रॉल, हम लोग सोचते हैं हम लोग स्टैटिन्स ले लेंगे और हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे, लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल आया है. जैसे अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आएगा तो आपको फीवर आएगा. बिल्कुल. लेकिन हम दवाई लेते हैं फीवर को, लेकिन वो बैक्टीरिया को निकालने के लिए एंटीबायोटिक तो लेनी पड़ती है ना. वैसे ही आपको पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल करना जरूरी है. ओके. तब जाके आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन अपने आप ही कम हो जाएगा. आपको स्टैटिन्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो दिस इज हाउ द डिजीजेस आर ट्रीटेड एंड मैनेज्ड थ्रू फूड. ओके. तो आजकल जैसे फैट लॉस, सबको स्लिम ट्रिम दिखना है सबको, तो वो जो लोग, एक तो एक पैदाइशी ओबेसिटी होती है, ओबेस होते हैं, या फिर कुछ समय के साथ डाइट जो जंक फूड और उससे हो जाता है, तो ऐसे लोग आपके पास आते होंगे, तो आप उनको क्या मशवरा या क्या राय देते हैं कि आपका क्या प्रोसेस होता है, अगर हम जाने कि उनका वेट लॉस होने में कितना टाइम, अगर एक एवरेज फैट इंसान की अगर हम बात करें तो उसको कितना समय लगता है अपना वजन कम करने में, और उसमें क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं उसको फॉलो करने के लिए, मतलब डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस. तो हम बोल सकते हैं कि आप स्ट्रेस मत लो, लेकिन स्ट्रेस तो बोलने से कम नहीं होता है. वो तो आपका लाइफ या आपका जो भी सोचने का तरीका, वो अपने आप एकदम से तो चेंज होता नहीं है. तो कोई भी अगर आपके पास ओवरवेट इंसान आता है, बहुत सारे आते होंगे आपके क्लिनिक पे, तो आप जो भी एनालाइज करने के बाद आप उनको क्या ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं, क्या आपका डाइट प्लान होता है, या किस तरीके से आप उनको हेल्प करते हो? ओके, इसमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पे जाना पड़ता है हमें. सो इट इज़ अ कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड अप्रोच. हर एक इंसान एक अलग तरीके से होता है. उनका हमें पूरा हिस्ट्री जानना होता है, उनका जो प्रेजेंट उनका क्या है लाइफस्टाइल, उनके क्या बॉडी कॉम्पोजिशन है, बॉडी में का हम वो चेक करते हैं, उसके बाद जाते हैं. लेकिन यहाँ मैं सबसे पहले उनको एक क्वेश्चन ये पूछती हूँ कि आपको वेट क्यों कम करना है. करेक्ट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका स्टैमिना ठीक है, आपका एंड्योरेंस लेवल अच्छा है, आपका स्ट्रेंथ अच्छा है, आप बहुत एनर्जेटिक हो, आपके ब्लड वर्क सारे सही है, बिल्कुल, तो you come under a healthy obese category. Okay. Then you should not run behind your weight. आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हेल्दी ओबीस और अनहेल्दी ओबीस, वो थोड़ा सा बॉडी कॉम्पोजिशन चेक किया जाता है. उनका सुपरफिशियल फैट कितना है, उनका विसरल फैट कितना है. अगर विसरल फैट ज्यादा है, सुपरफिशियल फैट इतना नहीं है, दैट मींस दे आर डेफिनेटली नॉट हेल्दी ओबीस. दे विल गेट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर. ओके, उनकी फैमिली हिस्ट्री भी चेक करते हैं. अगर उनका विसरल फैट बहुत ही नॉर्मल है, सिर्फ सुपरफिशियल फैट है, और वो भी इट इज मोर ऑफ द अपर बॉडी फैट और ऑन द लेग्स, इट इज नॉट द ट्रंकल फैट जो हम लोग मैं एब्डोमेन की बात कर रही हूँ, वो नहीं है, तो फिर यू डोंट हैव टू बी सो वरीड. हाँ, अगर सोशल प्रेशर है कि मुझे इसकी तरह दिखना है, या मुझे इस ड्रेस में फिट होना है, मुझे इसीलिए कम करना है, तो फिर एक अलग चीज है. तो आपका अप्रोच अलग होना चाहिए. कि ऐसे लोग जो होते हैं जो एस्थेटिक रीजन के लिए कम करते हैं,
उनका एक ये होता है, मुझे हमेशा बताना पड़ता है उनको ये बात कि आपको री अटेम्प्ट नहीं करना है। आप वेट लॉस करते हो, वापस वेट गेन करते हो, जैसे छोड़ते हो वैसे। सो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 4-5 अलग अलग डायटिशियंस के डाइट्स लेके मेरे पास आए हो तो मैं बोलूंगी प्लीज अभी बस करो, नाउ यू टेक सम ब्रेक एंड डोंट पुट योर बॉडी थ्रू सो मच ऑफ जंपिंग फ्रॉम वन डाइट टू अनदर, बिकॉज ये कोई कपड़े नहीं कि आपने चेंज किए दूसरे कपड़े डाल दिए। ओके, यू आर प्लेइंग विथ योर बॉडी। So first of all, go to a qualified dietitian. Very important. Check credentials. Just because आपके 4 cousins को फर्क पड़ा है और आप वहाँ चले गए, no. अब बहुत सारे लोग इंटरनेट पे भी आप इंस्टाग्राम पे चेक कर लेते हो, उनके फॉलोअर्स काफी अच्छे हैं, ओके चलो शी इज गुड। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ओके, so go to a qualified dietitian, and once you start with any dietitian or any diet, make it sustainable. ऐसी चीजें मत स्टार्ट करो जो आप लाइफ टाइम नहीं कर पाओगे। that's what basic things are to be taken care of. अच्छा, फास्टिंग आजकल बहुत चलन में है। पहले हमारे पुराने ज़माने से चलते हैं, लेकिन अब दोबारा से वो हम लोगों की, तो वो कितनी हेल्दी होती है फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, वो दोनों में क्या फ़र्क है? और क्या वो सबके लिए है? अगर कोई हेल्दी है और वो जंक फूड खाने के बाद भी हेल्दी दिखता है या उसको लगता है वो हेल्दी है, तो क्या उसको भी फास्टिंग की ज़रूरत है? और क्या 6 बजे के बाद जो खाना ना खाना वो सही है, या फिर वो एक आपको कैलोरी काउंट देखना पड़ेगा कि आपकी कितनी कैलोरीज इनटेक है, बस वो चाहे आप रात को खाओ चाहे दिन में खाओ, लेकिन उतना कैलोरी काउंट आपका टोटल आना चाहिए। तो फास्टिंग के बारे में आप बताएं थोड़ा सा। सो फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो भी कहते हैं उसको, बहुत टाइप के होते हैं, बहुत प्रकार है उसके। लेकिन ये फास्टिंग जो हमने शुरू किया था, हमारे इनफैक्ट हर एक धर्म में भी फास्ट है, राइट? वो क्यों है? इट इज काइंड ऑफ अ रेस्ट। वो आपकी बॉडी को रेस्ट देने के लिए है, आपके लिवर को, आपके गट जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं उसको, साथ में आपके दूसरे ऑर्गन जैसे हार्ट है, किडनी है, सबको एक तरह का हम रेस्ट दे रहे हैं कि अभी आराम करो थोड़ा टाइम, आपको हम काम कम दे रहे हैं खाने का, उसको मेटाबॉलाइज करने का, राइट? लेकिन उसमें अभी हमारे हर एक सिस्टम एक कैपेसिटी लेके घूमता है। ओके, एक कैपेसिटी होती है। आप फास्ट करते हो, आप जब वो फास्ट रेस्टिंग के आगे वेट लॉस के लिए करना शुरू कर देते हो कि मैं वेट लॉस के लिए करूंगा ये फास्ट, तो आप क्या करते हो? आप आपकी जितनी भी स्टोर्स है उसको खत्म करना शुरू कर देते हो। ओके, हर एक की कैपेसिटी, हर एक की स्टोर होती है, हर एक ऑर्गन की। अच्छा, लिवर फॉर एग्जांपल, ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं, वो आप जैसे फास्ट करोगे तो आपके वो स्टोर्स खत्म होने लगते हैं, क्योंकि आप खाना नहीं दे रहे हो, तो बॉडी को तो चाहिए, स्टोर्ड है वहां से वो कंज्यूम खत्म होने करना शुरू लगेगा, कर राइट? फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे बॉडी अभी सोचने लगती है कि अभी मुझे खाना इतना ही मिलना है, अभी मुझे इतने से ही गुजारा करना है। तो बॉडी तो हमारे से स्मार्ट है, हम सोचते हैं हम स्मार्ट है, बॉडी हमसे ज्यादा स्मार्ट। तो वो फिर वही उतनी ही खाने से, वही जो पहले आप फास्टिंग के पहले जितना लूज करते थे एनर्जी, अभी वो उतने ही खाने से भी उतना ही बंद करें। तो क्या हुआ कि पहले आपकी कैपेसिटी थी 2000 कैलोरीज की, आपने फास्टिंग शुरू की, आपने आपकी खुद ही आपकी कैपेसिटी 1000 कैलोरी कर दी, और बॉडी जो उस वक्त जितना कैलोरी यूज कर रहा था, 2000 की नीड थी, अभी वो 1000 में भी वही यूज कर रहा है। 1000 में भी हमने आदतें ऐसी डाल ली हैं कि हम ज्यादा कैलोरीज लेने लगे हैं। तो नहीं पता ये होता है ना, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई इनकम है एक्स अमाउंट, आप उसमें गुजारा कर रहे हो, आप उसमें आपके शॉपिंग जा रहे हो, नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हो, सेविंग्स भी कर रहे हो, कि लाइफस्टाइल अच्छी जी रहे हो, फिर मैं आपकी सैलरी 50% कट कर दूंगी, आपको पहले महीने में झटका लगेगा, दूसरे महीने में आप थोड़ा और बौखला जाओगे, एडजस्ट कर जाएंगे, फिर आप एडजस्ट करोगे, तो आप उसी सैलरी में खुश रहोगे, समझे? सो उससे क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर आपने जो एक्स्ट्रा करते थे आपने कट कर दिया, उससे क्या फायदा हुआ? आपने अपनी सेविंग्स कट नहीं की, आप सेविंग्स अभी उतनी कर रहे हो क्योंकि आपको तो फ्यूचर संभालना है अभी भी, राइट? उस अमाउंट में वही चीज बॉडी कर रही है।
बॉडी फिर भी उतना ही सेव कर रही है जितना पहले कर रही थी, तो आपकी जो फैट गेनिंग था वो अभी भी उतना ही होगा। सो डूइंग फास्टिंग फॉर वेट लॉस इज फूलिशनेस। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम योर बॉडी इज नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग। इनफैक्ट आपका एपेटाइट कंट्रोल, जो आपका हार्मोन्स होते हैं एपेटाइट के, वो पूरी तरह से ऑफ हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब अनहेल्दी हो सकता है फास्टिंग। क्रेविंग शुरू हो जाती है बहुत बुरी तरह से, बिकॉज वो खाली हो गया है, अभी उसे कुछ चाहिए। ऑलराइट, एक तो क्रेविंग्स बुरी तरह से शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर आपकी प्रकृति एसिडिक नेचर की है, तो जो आपका एसिडिक प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जो एसिडिटी बढ़ जाती है बॉडी की, जो आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन है, वो एक फास्टिंग के फर्स्ट फेज में बहुत अच्छा रहता है, क्लेंजिंग हो रही है। सेकंड फेज में वो इन्फ्लेमेटरी पहुंच जाता है। इसीलिए फास्टिंग को आपको एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए रखना है। फास्टिंग इज नॉट अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जो लोग कर रहे हैं ना, कि मैं 12 से 6 खा रहा हूँ और मैं ये 2 साल से कर रहा हूँ। नो, अनहेल्दी है वो, एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। तो जो आपने टाइम बोला है कि इतने टाइम के लिए वो फास्टिंग होनी चाहिए, हाँ जी। वो क्या ड्यूरेशन हो सकती है? वो ड्यूरेशन यूजुअली हम लोग कभी हम लोग थोड़े दिनों की रखते हैं, बहुत तो हम लोग 1 या 1.5 महीने तक जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते एट अ टाइम। अच्छा, और वो रात या दिन कोई भी हो सकता है? इट कैन बी एनीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन हाउ योर बॉडी सिस्टम इज, बिकॉज काफी बॉडीज रात को ज्यादा रिटेन करती है और कोई बॉडी ऐसी होती है जो मॉर्निंग में ज्यादा मांगती है। सो फास्टिंग अगेन विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और ये स्ट्रेस ईटिंग क्या होता है? ये भी बहुत सुनने में आता है कि स्ट्रेस ईटिंग मतलब है वो क्या, आप थोड़ा सा बताओ, स्ट्रेस ईटिंग किसे कहते हैं और क्यों होता है वो? स्ट्रेस ईटिंग इज अगेन अ वायर्ड पैटर्न मेड इन आवर ब्रेन। जब मुझे स्ट्रेस आया, मैंने पिज्जा का टुकड़ा उठाया, मुझे अच्छा लगा, उससे स्ट्रेस खत्म हो जाता है? नहीं, राइट, मुझे सिर्फ अच्छा लगा। वो कितने टाइम के लिए लगा? 10 मिनट के लिए, जब तक पिज्जा खाया तब तक। उसके बाद मैं उस पिज्जा को भी भूल गया और स्ट्रेस अभी भी है, स्ट्रेस कहीं नहीं गया, स्ट्रेस वही है, सिर्फ वो 10 मिनट का मुझे एक प्लेजर मिला यहाँ। अभी वो मेरी मेमोरी में गया। नेक्स्ट टाइम जब मेरा स्ट्रेस बाउट आएगा, मेरी बॉडी को लगेगा ओ उस वक्त मैं पिज्जा खाया था तो मुझे अच्छा लगा था, मैं वापस पिज्जा मांगूंगी। ओके, एज एन एस्केप रूट। ओके, हम एस्केप करने के लिए कैसे एक छोटा सा गली ढूंढ लेते हैं, अंदर घुस जाते हैं, बस फिर आगे जाके देखे कि जो होगा होगा। सो ये हमारा एक पैटर्न बन गया बॉडी की मेमोरी में कि हर बार मेरी स्ट्रेस होगी तो मैं ये चीज खाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन उसके बाद जो मेरा प्रोसेस हो रहा है, जो मेरा वेट गेन हो रहा है, जो मेरी स्ट्रेस कुछ रेड्यूस नहीं हुई, इंक्रीज होती है ये खाने से, ओके, वो हुई नहीं। वो सब हमारी सिस्टम में हमें उसके कोई भी ये नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग उसको ब्लेम ही नहीं करते उस खाने को। हम लोग अभी भी वो स्ट्रेस को ब्लेम करते हैं कि स्ट्रेस की वजह से मुझे खाना पड़ रहा है, स्ट्रेस की वजह से मैं मोटी हो रही हूँ। ओके, लेकिन आपने स्ट्रेस में फूड का सहारा क्यों लिया? वो हमें कभी सोचा नहीं, बिकॉज फूड इज नॉट फॉर कंफर्ट। फूड का सिर्फ एक ही काम है, फ्यूल। गाड़ी में पेट्रोल सिर्फ फ्यूल का काम करती है, वैसे ही बॉडी में फूड सिर्फ फ्यूल का काम करता है। वो आप जैसे ही फूड को इमोशंस के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हो कि मैं खुशी में ये खाती हूँ, गम में ये खाती हूँ, और गुस्सा होगा तो मुझे ये मन कर रहा है खाने का, जैसे आप उसको इमोशंस के साथ कनेक्ट करने लगते हो, उसे कहते हैं इमोशनल ईटिंग, और उसे एक दूसरा वर्ड है स्ट्रेस ईटिंग। अभी हम यंग लोगों की तो हमने बात नहीं की इस बारे में, तो मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी फूड हैबिट्स को क्या हमें बचपन से ही देखना चाहिए और उनको हम एनकरेज नहीं करना चाहिए मीठा खाने से या चॉकलेट खाने से या टॉफ़ी या जंक फूड आजकल बच्चे बहुत खाते हैं, तो क्या हमें वॉच करना चाहिए या फिर बचपन में सब खा सकते हैं, चलता है, उनकी हम बोलते हैं कि बॉडी सब कंज्यूम कर लेगी, कोई वो नहीं है? क्या हमें इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चों को सही बचपन से ही सिखाना चाहिए कि हेल्दी क्या है और अनहेल्दी क्या है? और हमें अगर उनको, मतलब बच्चों को आप रोक नहीं सकते कि उनको टॉफ़ी या चॉकलेट खाने का मन करता है, तो हमें कितनी मात्रा में ही उनको अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जंक फूड के लिए? या पहले तो बच्चे देख के सीखते हैं, सुन के नहीं सीखते। ओके, सो आप जो फॉलो करोगे बच्चे आपका वही फॉलो करेंगे। ओके, आपका सिस्टम जो होगा बच्चे अपने आप ही वो इम्बाइब कर लेंगे। सेकेंड थिंग, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि बच्चों के वक्त खा सकते हो बाद में बंद करना है। नो,
बिकॉज योर बॉडी, लाइक मैं अभी पहले कहा था, आपको मेमोरी पे वर्क करती है। एक बार मेरी बॉडी ने वो शुगर चखी, एक बार मेरी बॉडी को वो आदत हो गई दिन की इतनी शक्कर की, तो वो उस चीज को मांगती ही रहेगी। जैसे बचपन में मांगेगी वैसी वो आगे जाके भी मांगेगी। ओके, सो ये कल्चर जो है जंक का, जंक में नहीं कहूंगी बिकॉज एवरी फूड इज फूड, कोई भी चीज जंक नहीं होती है। ओके, और जो कल्चर अभी हुआ है प्रोसेस्ड फूड्स का, जो स्वीट्स का, डेफिनेटली एक मॉडरेशन भी होना चाहिए स्टार्टिंग से, ताकि वो बॉडी अंदर से डिसिप्लिन रहे। आपको डिसिप्लिन करने की जरूरत ही ना पड़े, अंदर से ही बॉडी डिसिप्लिन है। ओके, थर्ड चीज कि कितनी मात्रा में देना चाहिए और कब देना चाहिए। एटलीस्ट डोंट यूज द फूड्स एज रिवॉर्ड्स। आपने एग्जाम में अच्छा किया, आपको एक चॉकलेट मिलेगी। ओके, आपकी बर्थडे है, आपको चॉकलेट केक मिलेगी। यू नो, आपने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, चलो मैं आपको ट्रीट देती हूँ इस चीज की। ये जो है सिस्टम जो बन गया है, दिस इज नॉट करेक्ट। फिर हमें यहीं से इमोशनल ईटिंग शुरू होती है। हमें लगता है फूड इज अ रिवॉर्ड। ओके, एट द सेम फूड इज अ पनिशमेंट ऑल्सो। जैसे अब आपने, आपको एग्जाम चल रही है, आप तो सिर्फ खिचड़ी खाओगे, आप तो सिर्फ सैलेड्स खाओगे। So we are boxing the food as good mood food, bad mood food, right? Rewards, punishments. जब आप फूड को इमोशंस से रिलेट करना शुरू करते हो, तभी आगे जाके इतना स्क्रूड अप सिस्टम हो जाता है हमारा। सो डेफिनेटली, इनफैक्ट अगर मैं बचपन की बात करूँ, एकदम ही छोटे बच्चों की बात करूँ, तो यूजुअली अभी जो WHO स्टैंडर्ड्स है, जो हमें पीडियाट्रिक हम जब डाइट देते हैं, तो हम जब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं 6 महीने के बच्चा होता है, उसके बाद तो हम लोग ने ये सिस्टम रखा है कि सॉल्ट एंड शुगर इंक्लूडिंग जैगरी एंड हनी शुड नॉट बी गिवन टू किड टिल द किड टर्न्स टू 1 ईयर। और अभी जो नए स्टैंडर्ड्स आए वो ये कह रहे हैं कि यू शुड नॉट गिव द किड टिल द किड टर्न्स 2.5 years। ये इसलिए कहा है बिकॉज जो आपकी एक्चुअल मेमोरी होती है फूड की, वो 6 months से लेके 2.5 साल तक बन जाती है। आपने उस वक्त जो फूड्स खाए, उसकी क्रेविंग्स आपको आगे जाके ज्यादा आती। जैसे आपने बोला कि कोई भी चीज़ आप खा सकते हो, लेकिन एक क्वांटिटी, एक लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हो। मतलब जैसे आपने बोला, अगर हम राइस भी खा रहे हैं तो ब्राउन राइस, रेड राइस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही है। मतलब आपके कहने का मतलब, और वो हम अगर हम लिमिट में लें वो चीज़, exactly. है ना। तो हम आजकल पार्टी का, वीकेंड में पार्टी करने जाते हैं, तो अगर हम पूरा हफ्ता भर हेल्दी खा रहे हैं, फिर वीकेंड में जाके हम अगर बाहर का खाना खा रहे हैं, चाइनीज़ खा रहे हैं, इटालियन खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, क्या उसमें भी हमें क्वांटिटी देखनी है? या फिर हफ्ते में एक दिन अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या वो हार्मफुल है? और अल्कोहल भी हम ले रहे हैं, तो क्या अल्कोहल तो हार्मफुल है ही, पर एक क्वांटिटी अगर, चलो किसी एक वाइन का या फिर बियर का या जो भी अल्कोहल जो भी हो सकता है, तो क्या वो भी कितना हमें लिमिट करना चाहिए अगर हम वीक में एक बार पार्टी करते हैं, या सबकी आउटिंग्स होते हैं, डिनर्स होते हैं, जो भी है? नाउ जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इंडियन रेस, एवरी रेस हैज अ डिफरेंट जेनेटिक्स। ओके, वैसे ही अल्कोहल मेटाबोलाइजिंग जो होता है वो इंडियंस का बहुत स्लो है। सेम गोज विद कैफीन। ओके, या देयर आर सम गिफ्टेड वंस जिसका फास्ट मेटाबोलाइज होता है अल्कोहल, और इतना उनको अल्कोहल हिट नहीं करता बॉडी को। ओके, लेकिन 80% ऑफ अस आर स्लो मेटाबोलाइजर्स ऑफ अल्कोहल। तो जो वेस्टर्न कल्चर है, अगर हम उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वी फील कि यार इफ दे ड्रिंक बियर इन द डे, वी कैन आल्सो ड्रिंक बियर इन द डे। दे ड्रिंक वाइन एवरी डे अ ग्लास, वी कैन आल्सो ड्रिंक वाइन एवरी डे। लेकिन आवर बॉडी डजंट वर्क दैट। ओके, सेकंड थिंग, अल्कोहल का हाउ मच टू ड्रिंक is still a question mark, because lots of different studies are giving different answers to this. Okay, earlier it was कि by 90 to 120 ml a week of alcohol is safe, but we are seeing problems even with that. And there are some which are taking 180 to 210 ml और उनको कोई issue नहीं हो रही। So actually alcohol, we always see the person's capacity of the body, उनका liver performance कैसे है, उनका functions कैसे है liver के, और उस हिसाब से हम डिसीजन पे आते हैं। एंड ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं, ओके, बॉडी के,
जैसे होमोसिस्टीन है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, सीपी के लेवल्स है, वो चेक किए जाते हैं। उसके बाद ही मैं प्रॉपर क्लियर आंसर दे सकती हूँ कि आपको अल्कोहल लेना है या अगर लेना है तो कितना लेना है। और वो जो हम जंक फूड या बाहर का खाना हफ्ते में हाँ जी। एक बार क्या हम खा सकते हैं, या फिर मतलब पूरा हफ्ता तो हम मेंटेन कर रहे हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन वीकेंड में जाके हम चलो वीकेंड में हम पार्टी करेंगे एक हफ्ता तो फूड इज फूड, लाइक आई टोल्ड यू, मैदा भी फूड ही है। मैदा ओके, मैदा भी फूड ही है, आप खाओ, लेकिन आपको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने हफ्ते के 5 दिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कुछ अच्छा फॉलो किया है और आप सोच रहे हो कि मैं 2 दिन को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा और मैं कोई भी लिमिट पे खाऊंगा, तो आपके वो बैलेंस नहीं हुआ। तो बेटर है कि आप वो 5 दिन भी इतना स्ट्रिक्टली मत करो, इनफैक्ट आप मॉडरेशन में रहो, ताकि वो 5 दिन में आप इतना स्ट्रिक्ट खींच के रखा है वो इतना लूज ना हो जाए 2 दिन में। सो इट्स बेटर टू स्टिक टू मॉडरेशन। दैट्स व्हाई देयर इज नो सच व्हाट यू से फंडा ऑफ weekday and weekend. Actually, when it comes to food, food is food. You can eat maida even in the week. You can have your junk or what do you call that in the week also. ऐसा नहीं है कि you can't eat. So it is about moderation. अच्छा, कोई ऐसे कितने कुछ फूड जो जिनसे हमें दूर, मतलब आजकल के सिटी लाइफस्टाइल में जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, मतलब अगर हम कट कर सकते हैं अपनी लाइफ से तो बिल्कुल कर दें, जैसे वाइट शुगर हो गई या फिर इस तरीके से और भी कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आप बोलना चाहोगे अगर कट कर सकते हैं तो बिल्कुल कट कर दें, ताकि वो आपकी स्किन भी बेटर करे, आपका मतलब आप हेल्दी रहें, फिट रहें। तो वो ऐसी कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जो भी आप कहना चाहें? So for city life of anybody, my first and last, I would say, no food is all forms of sugar, not just white sugar, even jaggery, even honey, even high fructose corn syrup, maltose, even your sugar intermediates, sugar alcohols, ये जितने भी हमारे sugar based foods है, जरूरी नहीं मिठाई हो, आप एक मैगी का पैकेट भी उठाओगे तो उसमें भी देयर इज समथिंग। ओके, सो ऑल काइंड्स ऑफ शुगर्स, इफ यू कैन कीप इट लीस्ट इन योर डाइट, योर 50% ऑफ योर मेटाबॉलिक बैटल्स आर सॉर्टेड। ओके, इसके अलावा अगर मैं सेकंड चीज पे जाऊंगी तो मैं सेकंड विलन व्हाट आई कॉल ऑफ द डाइट इज योर सोडियम। Salt से भी ज्यादा, see, salt is sodium chloride. Okay, there are other forms of sodium which are even more what you say problematic, and those are sodium benzoate और sodium carbonate वो हमें forms, किस फॉर्म जो में preservatives में आते हैं। अच्छा, जितनी भी प्रिजर्व्ड चीजें आती है, इवन आप अगर ब्रेड का पैकेट भी लोगे उसमें भी होगा। ओके, आप कोई नमकीन का पैकेट भी उठाओगे, वो नमकीन आपका 1 महीने तक कैसे टिकता है। आप घर में वही चीज बनाओ और आप बाहर का पैकेट लाओ, दोनों की शेल्फ लाइफ बहुत अलग होती है। ये सब में ही सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। ऑलराइट, सो ऑल फॉर्म्स ऑफ सोडियम, whether it is your table salt, whether it is your preservative form, even in your coloring agents, there is. Okay, तो जो कलर्ड फूड होते हैं, आप बाहर जाओगे, आप ग्रिल चिकन खाओगे, आप घर में बनाओगे, बहुत अंतर है। आप थाई करी भी बाहर खाओगे, उसका भी कलर इज बिकॉज ऑफ द फूड कलर, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कोरिएंडर दे हैव यूज्ड फॉर द ग्रीन कलर ऑफ थाई करी। अजीनोमोटो भी उसी की अजीनोमोटो इज अनदर फॉर्म, वेरी वेरी बिग फॉर्म। सो ये चीजें सेकंड आती है आफ्टर द शुगर्स, व्हिच यू शुड बी वेरी वेरी मच केयरफुल अबाउट एंड ट्राई एंड कीप इट लीस्ट इन योर डाइट। तो फाइनली एक जो आप सारे हमारे लिसनर्स को कुछ एक एडवाइस देना चाहोगी हेल्दी डाइट के फॉलो करने के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए, फाइनल वर्ड्स क्या होंगे आपके, और कैसे आप धीरे धीरे उसको एक शुरुआत में तो आप एकदम से कट नहीं कर सकते चीज़ें, लेकिन कैसे आप उसको हेल्दी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर सकते हो डाइट के ज़रिए
और जो हमारे आसपास की चीज़ों में ही मिल जाता है, हमें कोई ऐसे कहीं ऐसा नहीं कि ऑनलाइन हमें कोई ऐसी चीज़ मंगानी, जो हमारे आसपास की मार्केट में ही चीज़ें मिल जाती, उनमें से हम कैसे वो क्या करते हैं। Absolutely. So यही in fact your question itself has the answer to it, that please stick to your regular, जो आपके घर में आप बचपन से खा रहे हो, please stick to that, your culture, your lifestyle, your ways of eating. Yes, but make sure you try and keep your timings maintained. That's very important. आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, इससे ज्यादा important है कब खा रहे हो. ओके, सो क्या, कितना, कब, अगर आप ये ठीक से मेंटेन करो, सब कुछ खाओ, एंड आप कितना खाओ, यू हैव टू ईट टिल 80% ऑफ योर कैपेसिटी. मतलब कम खाना है हमें. जब आपको लगता है कि मैंने 2 रोटी खाई और फिर मैंने 3rd रोटी का सोचा, अगर मैं वो 5 मिनट का ब्रेक लूंगी ना, तो मुझे अपने आप रियलाइज होगा 3rd रोटी की जगह नहीं है. ओके, वहां पे ही हम लोग गलत करते हैं. हम लोग हमारा जो खाना है, हमारा एपेटाइट हार्मोन जब रिलीज होते हैं ना, हम उसका वेट नहीं करते, उसके पहले खा लेते हैं, और फिर हमें रियलाइज होता है क्या मैंने ओवर ईटिंग करी. ओके, सो नोइंग योर एपेटाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ओनली यू कैन नो दैट. Your dietitian or doctor, nobody will be able to help you there. You know your appetite. Secondly, don't eat for comfort. कोई भी चीज comforting, कोई भी चीज because of releasing certain emotions नहीं होनी चाहिए. Food और emotions को अलग रखो. Very important. Yeah, it has nothing to do with emotions. ये चीज को बाहर निकालो अपने दिमाग से. And yeah, just stick to फ्रेश फूड्स. जितना होगा घर का बना हुआ खाना, या फिर जो चीजें मैं कम प्रोसेस कर रही हूँ, यू नो, जितनी मैं कम प्रोसेस कर रही हूँ वो चीजें ज्यादा लूँ, rather than depending on highly processed foods. मैं सैलेड्स खा रही हूँ लेकिन मैं सॉसेज ऐड कर रही हूँ, मैं ड्रेसिंग्स ऐड कर रही हूँ, तो मेरा सैलेड का पूरा मतलब ही निकल जाता है. That way. So these are a few things which people should take care of, and very important, don't get into diet culture. There is a word called as diet culture. Diet culture doesn't mean healthy diet. Diet culture means you are always experimenting with different diets, designing the diets. Don't get into that. It is a trap. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग मैम. ये हमारी तरफ से और वैली कल्चर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए. Thank you so much.